नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संज्ञान कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि वर्ग क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी प्रत्येक कोण कैसा होता है, समकोण। ये क्या कहलाता है, वर्ग। ठीक है, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समान होती है, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। दूसरी बात, आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती है। यानी ये दोनों भुजाएं समानांतर है, ये दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर है। अगर हम वर्ग के विपरीत शीर्षों को मिला दें, वर्ग के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड हमें प्राप्त होता है वो वर्ग का क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। वर्ग का क्या होगा, विकर्ण। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो इस वर्ग को दो समकोण त्रिभुजों में बांटता है। ये बातें हम डिटेल से पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर कि वर्ग का जो विकर्ण है वो इसे दो समकोण त्रिभुज में बांटता है, या मैं कह सकता हूं कि वर्ग का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में भी बांटता है। ठीक है, तो अभी हमें ध्यान रखना है कि वर्ग का जो विकर्ण है वो इसे दो समकोण त्रिभुज में बांटता है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, विकर्ण। अब हमें पढ़ना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, मान लो कि हमें क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल का वर्गमूल करना पड़ेगा। तो भुजा निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देंगे। याद अपने को बेसिक एक सूत्र ही रखना है, जो बेसिक फॉर्मूले वो ही याद रखने हैं। ठीक है, काम इससे भी निकल जाएगा, लेकिन अगर हमें ये चीज़ें याद हो जाती है तो हम इसको थोड़ा जल्दी कर पाते हैं। अब जैसे क्षेत्रफल दे दिया, वर्गमूल निकाला, सीधा क्या आ गई, भुजा आ गई। चलिए, ये तो हुआ क्षेत्रफल। अब बात करते हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। आयत के अंदर मैंने बताया था कि परिमाप का क्या मतलब होता है। परिमाप का मतलब होता है कि ये बाउंड्री का योग। कोई भी आकृति जो हम बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए जो बाउंड्री हमने काम में ली है, तो वर्ग के परिमाप का मतलब वर्ग की चारों भुजाओं का योग। तो 4 समान चीज़ों को 4 बार जोड़े या 4 से गुणा कर दें, तो मैंने कर दिया 4 इंटू भुजा। यहाँ से अगर मुझे भुजा निकालनी है तो 4 का इधर क्या होगा, भाग लग जाएगा। मतलब कि अगर आपको भुजा चाहिए तो परिमाप में किसका भाग लगा देंगे हम, 4 का। तो परिमाप दिया है, भुजा ज्ञात करनी है, तो परिमाप में 4 का भाग लगा दो। क्षेत्रफल दिया है, भुजा ज्ञात करनी है, तो क्षेत्रफल का क्या निकाल लें हम, वर्गमूल निकाल लें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आयत का वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। अब बात करते हैं वर्ग का विकर्ण। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं मान लेता हूं कि वर्ग की भुजा क्या है, x, ये भी क्या होगा, x, दोनों भुजाएं x ही होगी। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो अगर मैं यहाँ थ्योरम लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर। अगर विकर्ण का मान चाहिए तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल कर देंगे हम, √2x स्क्वायर। विकर्ण बराबर 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो 2 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, और x स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, x, यानी कि √2 इंटू एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या हुआ, √2 इंटू भुजा। ये इसका क्या हुआ, फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो हमें ये थ्योरम नहीं ध्यान में रखनी है, हमें क्या ध्यान रखना, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। ठीक है, त्रिभुज अगर आपने पढ़ रखा होगा तो त्रिभुज के प्रकार में एक प्रकार और आता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज।
मतलब एक ऐसा त्रिभुज है जो समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पे, ये इसी प्रकार का है। ये समकोण भी है क्योंकि कोण 90 डिग्री का है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं समान, तो दो भुजाएं समान भी है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनता है ये दोनों, ठीक है। तो समकोण समद्विबाहु का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो वहां पे हम विकर्ण यानी कर्ण ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो क्या होता है, √2x। यानी कि जब हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं तो अगर ये x है, ये x है, तो ये क्या हुआ, √2x। तो ये त्रिभुज ही यहाँ बनता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, विकर्ण की। अब बात करते हैं कि विकर्ण से और क्या सूत्र बनते हैं। देखो वर्ग का विकर्ण क्या हुआ, √2 इंटू भुजा। यहाँ से अगर मुझे भुजा का मान चाहिए तो √2 को क्या करोगे आप, भाग दोगे इधर। तो मुझे भुजा मिली विकर्ण बटे √2। अब ध्यान रखना कि सवाल में अगर वर्ग का विकर्ण दे दिया जाए, बोला जाए भुजा ज्ञात करो, तो सूत्र काम में लेना है विकर्ण बटे √2। क्लियर। चलो अब देखो आगे। अब क्या होता है कि मान लो सवाल में आपको दे दिया जाए कि वर्ग का परिमाप इतना है तो क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो परिमाप से पहले क्या ज्ञात करोगे आप, भुजा। फिर भुजा यहाँ रखोगे तब क्या आएगा, क्षेत्रफल। तो काम दो स्टेप में हुआ। परिमाप से पहले भुजा निकाली, भुजा यहाँ रखी, तब जाके क्या आया, एरिया। हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डिराइव कर देते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल जब आप पढ़ते हो तो क्षेत्रफल में शॉर्ट कंसेप्ट नहीं होता, ट्रिक नहीं होती। हमें कुछ छोटे छोटे सूत्र खुद को ही निकालने पड़ेंगे, तब जाके वो सवाल क्या होता है, छोटा होता है। तो देखो ध्यान से, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यही होता है वर्ग का। अब ये भुजा का मान कितना है यहाँ, परिमाप बटे 4। ये भुजा की वैल्यू मैं यहाँ चिपका रहा हूँ, ठीक है। देखो क्षेत्रफल बराबर परिमाप बटे 4 और ये स्क्वायर। भुजा की वैल्यू मैंने क्या रख दी, परिमाप बटे 4 रख सकते हैं। स्क्वायर को खोलो आप, तो आपके सामने क्षेत्रफल निकल के आया, क्या निकल के आया, परिमाप का स्क्वायर और 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो अगर हमें सवाल में परिमाप दे दिया जाए, क्षेत्रफल पूछे, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, यहाँ परिमाप की वैल्यू रख दोगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें, तो देखो इसको आप इस तरीके से ध्यान रख लेना। a बराबर p² बटे 16, ठीक है। एरिया क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, तो ए से रिप्रेजेंट कर दिया, परिमाप को मैंने पी से लिख दिया। तो ये पिक्चर क्लिक कर लो माइंड के अंदर, a बराबर p² बटे 16, ठीक है। क्लियर है। तो अब परिमाप दे दे, क्षेत्रफल चाहिए तो हम फॉर्मूला ये काम में ले लेंगे। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ परिमाप, क्षेत्रफल और वर्ग का विकर्ण, ठीक है। एक और कंसेप्ट है विकर्ण का, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है, देखो आपने लिखा कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि मैं आपसे पूछूं कि विकर्ण का और भुजा का अनुपात क्या होगा। ये सवाल है जो पटवारी के अंदर पहले पूछा हुआ है कि किसी भी वर्ग की विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होता है। तो कैसे निज्ञात करोगे आप, देखो विकर्ण का सूत्र लगा दो, √2 इंटू भुजा और ये भुजा, भुजा और भुजा कट जाएगा, क्या मिलेगा, √2:1। अब इस बात को आप याद रखोगे कि किसी भी वर्ग की विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होता है, √2:1 होता है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि वर्ग के, एक वर्ग और वर्ग के विकर्ण पर बने, वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है,
जो पेपर में रिपीट होते रहते हैं बार बार, ये भी पटवारी में पूछा हुआ है कि वर्ग और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप। पहले तो ये इसका मतलब क्या है वो भी समझ लें। इसका ये मतलब है कि आपने एक वर्ग बनाया, ठीक है, ये वर्ग हो गया। अब ये कह रहा है कि जो वर्ग का विकर्ण है इसके ऊपर भी क्या बना हुआ है, वर्ग, यानी वर्ग के विकर्ण पे भी क्या बना हुआ है, वर्ग, यानी वो एक वर्ग और बना रहा है जिसकी भुजा इस वर्ग का क्या होगी, विकर्ण होगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो एक वर्ग हुआ और इसके विकर्ण पे भी क्या बन रहा है, एक और वर्ग बन रहा है। अगर इसकी भुजा x है तो विकर्ण कितना होगा, √2x। इसका मतलब कि विकर्ण के ऊपर जो वर्ग बना उसकी भुजा कितनी हुई, √2x हुई। हमें क्या बोला है कि दोनों का क्षेत्रफल बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर और इसकी भुजा कितनी है, √2x इसका वर्ग। ठीक है, ये वर्ग की भुजा और ये विकर्ण पे जो वर्ग बना उसकी भुजा √2x। x स्क्वायर अनुपात √2 का वर्ग कितना होता है, 2, और x का वर्ग कितना हुआ, x स्क्वायर। x स्क्वायर कट गया, क्या मिला, 1:2। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। ये कंसेप्ट मैं आगे बताऊंगा कि अगर दो वर्गों की भुजाओं में अनुपात है √2:1, तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात क्या होता है, भुजा के अनुपात का वर्ग कर देंगे। √2 का वर्ग कितना, 2, और 1 का वर्ग कितना, 1। यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रह जाएगा कि वर्ग का विकर्ण और भुजा का अनुपात क्या, √2:1, और वर्ग और उसके विकर्ण पे जो वर्ग बना उसके एरिया का अनुपात 1:2। क्लियर बात है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई आपकी किसकी, वर्ग के विकर्ण, क्षेत्रफल और परिमाप की। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त। वर्ग का अंतःवृत्त और परिवृत्त। देखो, अंतःवृत्त का क्या मतलब होता है, एक ऐसा वृत्त जो किसी वर्ग के क्या बनेगा, अंदर बनेगा, वो कहलाएगा अंतःवृत्त। यानी मैंने एक वर्ग लिया और इस वर्ग के अंदर मैंने क्या बनाया, एक वृत्त बना दिया। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से वो वृत्त बनेगा, ये वृत्त बना दिया जिसका केंद्र है ये O। ठीक बात है। अब हमें बोलेगा कि इसके अंतःवृत्त का क्या निकालो, आप क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, देखो ध्यान से, ये चीज वर्ग के रिश्ते में क्या लगेगी, सॉरी वृत्त के, ये वृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास। ये जो व्यास है वो किसके बराबर होगा, वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंतःवृत्त का व्यास किसके बराबर हुआ, वर्ग की भुजा के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ, वर्ग की भुजा के बराबर हुआ। तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो भुजा का आधा। यानी ये किसका सूत्र निकल के आया, अंतः त्रिज्या का r का भुजा बटे 2। यानी किसी भी वर्ग की अंतः त्रिज्या का मान निकालना है तो भुजा का क्या कर देंगे, हम आधा कर देंगे। अब देखो, ये तो हुई अंतः त्रिज्या की बात। अब सर आपसे ये बोले कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। यहाँ मैं r की वैल्यू पुट कर देता हूँ भुजा बटे 2। ठीक है, हम अभी भुजा को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैंने भुजा को क्या मान लिया, a/2। वैल्यू पुट कर दो, a/2 होल स्क्वायर। तो क्या मिला, πa²/4, यही मिला। तो इसका मतलब कि किसी भी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, π/4a²। अब ये रामलीला मैंने क्यों सिखाई आपको वो भी समझो। मान लो आपको दे दिया जाए कि वर्ग की भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, अब उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल याद करो। तो आप क्या करोगे, आप पहले तो भुजा से अंतः त्रिज्या निकालोगे, फिर आप सूत्र लगाओगे πr², हल करोगे तब जाके आंसर आएगा।
मैं कह रहा हूं कि सवाल लंबा कब होता है, जब हम वो बातें भी निकालने बैठ जाते हैं जो हमसे नहीं पूछी जाती है। सवाल में अगर आप टू द पॉइंट चलोगे तो सवाल आपका छोटा होगा, लेकिन हम पहले वो चीज़ें निकालते हैं जो ज्ञात करने में सहायक सिद्ध होती है। तो अब अगर आपको वर्ग की भुजा दे दी जाए, अंतः त्रिज्या पूछे तो ये सूत्र काम में ले लेंगे। अगर वर्ग की भुजा दे दी जाए, एरिया पूछे तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। सीधे यहाँ भुजा का मान रख देना 4 और सीधा एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, और कितना हेल्पफुल रहेगा आगे ये सवालों को छोटा करने में, आपको आगे पता चलेगा अभी। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, अंतःवृत्त की। अब बात करते हैं इसका परिवृत्त। देखो, वर्ग का परिवृत्त जिसको हम कहते हैं सरकम सर्कल। परिवृत्त का मतलब होता है ऐसा वृत्त जो वर्ग के बाहर बनेगा, यानी अब की बार जो वृत्त है वो वर्ग के अंदर नहीं बनेगा, वो वर्ग के कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। देखो कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे ये वर्ग हो गया ABCD। अब ध्यान से देखना, ये इसका केंद्र हुआ O, ये मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, अब ये जो लाइन AC है ये वर्ग की तो क्या होगी, विकर्ण, वर्ग का तो विकर्ण होगा, लेकिन इस वृत्त का क्या है, ये व्यास। व्यास का मतलब कि किसी भी वृत्त की परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो कि उसके केंद्र से होके गुजरे, वो व्यास कहलाती है। अब वो दो बिंदु कोई से भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन कहाँ से गुजरना चाहिए, केंद्र से। तो ये वृत्त का तो क्या है, व्यास, वर्ग का क्या है, विकर्ण। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि परिवृत्त का व्यास किसके बराबर होगा, वर्ग के विकर्ण के। अंतःवृत्त का व्यास तो वर्ग की भुजा के, परिवृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। तो अंतः त्रिज्या क्या होगी, विकर्ण का आधा। और आयत में भी हमने यही बातें सीखी थी। अब देखो, वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2 इंटू भुजा। मैंने भुजा क्या मान ली, वर्ग की ए मान ली भुजा, बटे 2। अब आपको पता होगा कि किसी भी संख्या के टुकड़े हम कर सकते हैं अंडर रूट लगा के, यानी 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2, यानी इस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 गुणा √2। एक √2 कट गया, क्या मिला मुझे, r बराबर a/√2। तो ये आपका सूत्र बन गया किसका, अंतः त्रिज्या का। अब मुझे किसका सूत्र निकालना है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल होगा परिवृत्त का, फॉर्मूला लगा दो आप, क्या, πr²। अब r की वैल्यू हम रख देंगे ये वाली a/√2। तो मैंने r रखा है यहाँ पे a/√2 का स्क्वायर। क्या मिला, a² और √2 का वर्ग कितना होता है, 2। तो भैया आपको परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या मिला, π/2a²। कोई दिक्कत किसी को, बात क्लियर हुई यहाँ तक। यानी हमने क्या सीख लिया कि अंतः त्रिज्या चाहिए तो a/√2, एरिया चाहिए तो π/2a²। तो ये दोनों बातें हो गई अंतःवृत्त और परिवृत्त। अब इन दोनों पे आधारित डायरेक्ट फैक्चुअल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको हमें हल नहीं करना चाहिए, जिनके आंसर हमें डायरेक्ट ही टिक करने हैं, लेकिन हम उनको वहाँ एग्जाम में हल करने बैठ जाते हैं। अब देखो ये तो है आपका अंतःवृत्त और ये है आपका परिवृत्त। अंतः त्रिज्या आपने देखी क्या होती है, a/2, और परित्रिज्या क्या होती है, a/√2। इसका एरिया आपने देखा π/4a²। याद कैसे रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो r का स्क्वायर a/2 का वर्ग a²/4। यहाँ इसका भी क्षेत्रफल वही होगा πr², a/√2 का वर्ग, √2 का वर्ग होता है 2, a का a², π/2a²। ये सूत्र आपने देखे अभी, ठीक है, अंतःवृत्त और परिवृत्त के। अब इनसे संबंधित जो डायरेक्ट सवाल हमसे पूछे जाते हैं
वो कौन से हैं, और इनको हमें कंसेप्ट या सूत्र मान के याद भी रखना है। अगर आपसे इतनी सी बात पूछ ली जाए कि अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात बताओ क्या होगा, तो अंतः त्रिज्या का सूत्र आपने क्या पढ़ा, a/2, परित्रिज्या का आपने पढ़ा a/√2। ठीक है, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, और इधर है आपका a/√2। अब भैया ये क्या क्या कट रहा है, a से a गया, √2 से √2 गया, क्या बचा, सिर्फ यहाँ √2 बचा, यानी 1/√2 अनुपात 1/1। हमें पता है कि अनुपात भिन्न नहीं होता है, इसको सरल बनाना है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 × 1 1, √2 × 1 √2। तो भैया आपको r और r का रेशो क्या मिला, 1/√2। अब इसको याद रखना है आपको कि किसी भी वर्ग की अंतः त्रिज्या परित्रिज्या का रेशो क्या होता है, 1/√2 होता है। ये सवाल पूछा हुआ है पहले पटवारी में, एसएससी में भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो हमें वहाँ एग्जाम में इसको सोल्व करके नहीं देखना है, हमें सीधे टिक कर देना है कि आर का रेशो क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, बाय द वे अगर आप भूल भी जाते हैं तो मैंने तरीका समझा दिया कैसे आप सोल्व करोगे इसको। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतःवृत्त का और परिवृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, एरिया पूछ ली जाए, तो अगर आप लोगों ने वृत्त पढ़ रखा है तो वृत्त में हम एक कंसेप्ट काम में लेते हैं कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात अगर x/y है तो उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा x² y²। ठीक है, ये कंसेप्ट हम यहाँ लगा देते हैं कि r और r का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1/√2। तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर। 1 का वर्ग कितना, 1, और √2 का वर्ग कितना, 2। या तो आप यहीं से डायरेक्ट मालूम कर लो, या फिर क्या करोगे आप, इन दोनों के सूत्र से भी आप अनुपात निकाल सकते हो। इन ये π/4 a² का रेशियो निकाल लेना π/2 a² से, तो भी आपको रेशियो यही मिलेगा। लेकिन हम इन दोनों को लिंक करके याद करेंगे, कनेक्ट करते हुए हम इसको याद करेंगे ताकि दोनों चीज़ें याद रह जाए। याद हम क्या रखेंगे, त्रिज्या का रेशियो, इसका वर्ग कर देंगे तो किसका आ जाएगा, क्षेत्रफल का। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पहले पूछे हुए थे, जिनको हमें हल नहीं करना है, हमें इनको डायरेक्ट टिक करके आना है वहाँ पे। ठीक बात है। दूसरा, इनको एज अ फॉर्मूला, एज अ कंसेप्ट याद रखने की क्या फ़ायदे हैं वो भी देखो। जैसे मैंने एक छोटा सा सवाल बना दिया कि किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है 10 वर्ग सेंटीमीटर। किसी भी वर्ग के अंतःवृत्त का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताओ कि परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब कैसे हल करोगे आप, देखो अब जिनके बेसिक का थोड़ा बहुत सवाल रहता है वो लोग ध्यान से सुनो कि आप लोग अगर यहाँ बेसिक तरीका लगाते हो तो इसको कैसे हल करोगे आप। ठीक है, आप करोगे कि सर पहले अंतःवृत्त से आप क्या निकालोगे, अंतः त्रिज्या का मान, और अंतः त्रिज्या से फिर आप क्या निकालोगे, वर्ग की भुजा का मान, और फिर आप वर्ग की भुजा से निकालोगे परित्रिज्या का मान, तब जाके आप क्या निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे। यानी कि अगर आपको इसका एरिया चाहिए तो आपको 1 2 3 4 स्टेप में जाके आंसर मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के अंदर कोई भी सवाल लंबा क्यों होता है, किसी भी सवाल का सॉल्यूशन क्यों लंबा होता है, क्यों हमें सवाल में टाइम लगता है, क्योंकि हम वो बातें भी निकालने लग जाते हैं जो हमसे नहीं पूछी जाती है। ना तो आपसे आर पूछा है, ना आपसे वर्ग की भुजा पूछी है, ना आपसे परित्रिज्या पूछी है, आपसे सिर्फ क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो अगर हम वो चीज़ निकालें जो हमसे पूछी जाए, यानी हम टू द पॉइंट चले, तब जाके आपका सवाल क्या होता है, छोटा होता है। वरना आप वो बातें निकालोगे जो नहीं पूछी गई है तो ऑटोमेटिक आपका सॉल्यूशन लंबा होना ही है। तो अब क्या करें हम, देखो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया है 10, परिवृत्त का ज्ञात करना है। हमने यहाँ सीखा कि दोनों के क्षेत्रफल में रेशो क्या होता है, 1:2 होता है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि परिवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो अंतःवृत्त का क्या होता है, दुगना होता है। यानी कि परिवृत्त दुगना होता है किससे, अंतःवृत्त से। तो अंतःवृत्त 10 है तो परिवृत्त कितना होगा, 20। तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे को ये चीज़ें हेल्प करती है बड़े सवालों को थोड़ा छोटा बनाने में, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी जो है रामलीला थी किसकी, अंतर्वृत्त की और परिवृत्त की। अब आगे बढ़ते हैं और हमें जो है कुछ नोट समझने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, और जहाँ से भी हम सवालों के डायरेक्ट आंसर देते हैं हमें वो बातें समझनी है। देखो नोट नंबर 1 क्या बात है, देखो यदि एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज, एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज के परिमाप समान है, यानी कि एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है, दोनों के परिमाप क्या है, समान है, तो इस स्थिति में वर्ग का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अधिक होता है, ठीक है। अब समझो क्या बात है। जैसे मैंने एक तार लिया और इसी तार से मैंने एक तो वर्ग बनाया और एक मैंने बनाया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान है, जो कि वर्ग में भी होती है, लेकिन वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में कोण 90 डिग्री नहीं होते, और भी कई सारे अंतर हैं, वो ज्योमेट्री वाली बात है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि वर्ग और समचतुर्भुज का परिमाप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये दोनों के परिमाप यहाँ समान है, क्योंकि एक तार लेके आपने वर्ग बनाया और इसी तार से आपने एक समचतुर्भुज भी बनाया। तो परिमाप क्या होता है, बाहर की बाउंड्री का योग। तो एक ही तार से वर्ग बना रहे हो, एक ही तार से समचतुर्भुज बना रहे हो, यानी दोनों के परिमाप क्या होंगे, समान होंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल जब आता है या तो आपको डायरेक्ट ही बोल देगा कि दोनों के परिमाप समान है, या वो ये भी कह सकता है कि एक ही तार से हमने वर्ग बनाया और समचतुर्भुज बनाया, तो भी आपको समझ जाना है कि दोनों के परिमाप क्या है, समान है। ऐसे केस में वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, समचतुर्भुज का क्या होगा, कम होगा। तो 4 ऑप्शन बना के देगा, वो आपसे बोलेगा कि बताओ निम्न में से सत्य कौन सा है। तो या तो इस तरह से बना के दे सकता है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से, इस तरह से सिंबल बना के दे सकता है, या आपको कह सकता है कि इनका अनुपात बताओ कि वर्ग के क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये अनुपात जो है वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, समझो। अगर ऊपर संख्या छोटी है नीचे संख्या बड़ी है, ऊपर संख्या बड़ी है नीचे संख्या क्या है, छोटी है, तो इसका जो मान होगा वो हमेशा 1 से क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि एक बार तो भाग जा ही रहा है, लेकिन डेसिमल लगा के भाग और जाएगा, मतलब वैल्यू 1 से क्या होगी, ज़्यादा। तो वर्ग का एरिया ज़्यादा है, समचतुर्भुज का एरिया कम है, तो ऊपर संख्या बड़ी है नीचे छोटी है, तो इसका मान 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। हो सकता है कि उल्टा भी पूछ ले आपसे, क्योंकि अनुपात है, क्रम का फर्क तो पड़ेगा, कि समचतुर्भुज का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताओ, तो इसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, कम, क्योंकि ऊपर संख्या छोटी है नीचे संख्या बड़ी है, तो इसका मान सदैव 1 से क्या होगा, कम, क्योंकि एक बार भी भाग नहीं जा रहा पूरा, तो 1 से क्या होगी, वैल्यू कम। तो ये सवाल था जो पहले एसएससी ने कई बार रिपीट किया है, और अपने भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक वर्ग और समचतुर्भुज के परिमाप समान है, तो वर्ग का एरिया ज़्यादा होगा, समचतुर्भुज का कम होगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे ये वर्ग और समचतुर्भुज का रिलेशन आपने पढ़ा, यहाँ समचतुर्भुज की जगह वो आयत भी दे सकता है। तो आपका जो है नोट नंबर 2 यही है कि यदि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है, तो इस स्थिति में वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, आयत का कम होगा। यानी यहाँ भी वही बात होगी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आयत का क्षेत्रफल कम होगा। ये आयत,
तो समचतुर्भुज आए तो भी वर्ग का ज़्यादा है, आयत आए तो भी वर्ग का ज़्यादा है। जैसे आपने एक तार लिया और इसी तार से हमने एक तो बना लिया वर्ग और इसी तार से हमने बना लिया एक आयत, तो ऐसे केस में वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, आयत का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दोनों के परिमाप समान है तो वर्ग बड़ा होगा, आयत क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये दो नोट थे अपने, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला आपका नोट नंबर 3 क्या है, समझो। यदि एक वर्ग की भुजा को n गुना कर दिया जाए, यानी कि किसी भी वर्ग की भुजा को हमने n गुना कर दिया, n गुना का मतलब दुगुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया जाए, तो विकर्ण तथा परिमाप भी n गुना हो जाएगा, परंतु क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना होगा। अब देखो क्या बात है, हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी वर्ग की भुजा को हमने n गुना कर दिया तो इसका विकर्ण भी n गुना होगा और इसका परिमाप भी n गुना होगा। लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझो। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2 इंटू भुजा। तो यहाँ √2 तो आपकी एक फिक्स संख्या है, तो जो परिवर्तन भुजा में होगा वही परिवर्तन विकर्ण में होगा, क्योंकि विकर्ण के अंदर ये संख्या तो √2 फिक्स है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, भुजा के हिसाब से। तो विकर्ण बदलेगा किस हिसाब से, भुजा के हिसाब से। तो जो परिवर्तन भुजा में है वही विकर्ण में होगा। परिमाप का सूत्र आप क्या काम में लेते हो, 4 इंटू भुजा। यहाँ भी 4 एक फिक्स संख्या है, वो नहीं बदलेगी, भुजा बदलेगी तो क्या बदलेगा, परिमाप बदलेगा। बट क्षेत्रफल की जब बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ भुजा का स्क्वायर, तो भुजा अगर आप n गुना कर रहे हो तो n का स्क्वायर, n स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो उनके सूत्रों को रिलेट करते हुए हमें इन चीज़ों को याद रखना है, क्लियर। अब क्या सवाल बनता है, हालांकि इनके ऊपर बेस्ट हम सवाल करेंगे अपनी आगे की क्लासेज में, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा दूँ। क्या है, जैसे मैंने कहा कि हमने किसी वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल होगा 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना, 9 गुना। इस तरह से सवाल आता है एग्जाम में। अब अगर हमें ये नोट नहीं याद होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे अपना तरीका लगाने बैठ जाते हैं कि भुजा को 3 गुना कर दिया, माना कि पहले x थी, अब कितनी हो गई, 3x। पहले क्षेत्रफल था x स्क्वायर, 3x का वर्ग, यानी अब क्षेत्रफल कितना, 9x स्क्वायर। फिर हम इसका अनुपात निकालते हैं, x स्क्वायर से कट गया, तब जाके हमें 1 9 मिलता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये नोट है, ये कंसेप्ट है जो हमें सीधे याद रखने, हम डायरेक्ट टिक कर देंगे। ठीक है, क्लियर बात हुई। चलिए, ये था आपका नोट नंबर 3। अब इसी से रिलेटेड एक और आता है नोट, क्या है वो, देखो मैंने लिखा नोट नंबर 4 कि यदि 2 वर्गों की भुजाओं में अनुपात x अनुपात y है, 2 वर्गों की भुजाओं में अनुपात है x अनुपात y, तो उनके विकर्णों तथा परिमापों में अनुपात x अनुपात y होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो परिवर्तन भुजा में हो रहा है वही परिवर्तन विकर्ण में होगा, वही किस में होगा, परिमाप में होगा। रीज़न अभी समझा दिया मैंने सूत्र के हिसाब से। लेकिन क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर होगा, क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे एरिया के अंदर भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर क्या सवाल बनता है, देखो
तो हमने क्या बात सीखी, हमने ये सीखी कि भुजा में अनुपात दो वर्गों की अगर x अनुपात y है तो उनके विकर्ण में भी अनुपात कितना होगा, x अनुपात y होगा, और उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा, उनमें भी x अनुपात y होगा, लेकिन उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, वर्ग कर देंगे x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि दो वर्गों की भुजाओं में जो अनुपात है वो है 2:3, तो बताओ कि उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो हमने सीखा कि भुजा अगर एक्स वाई है, एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना 9। अब वहाँ अपने को क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है कि हम इसको 2x 3x माने, फिर हमने लगाया 4x स्क्वायर, फिर हमने सूत्र लगाया 9x स्क्वायर, फिर एरिया निकाला 4 9 आ रहा, नहीं ऐसा नहीं करना, हमें डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि आपसे उल्टा भी पूछ ले कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात है 25:49, ठीक है, तो इन दोनों वर्गों के परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो हमने देखा कि क्षेत्रफल का अनुपात अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो परिमाप में क्या होता है, एक्स अनुपात वाई, विकर्ण में भी एक्स वाई, भुजा में भी एक्स वाई। तो ये जो संख्या है 25 और 49 किसका वर्ग होती है, ये 5 का वर्ग होती है, और ये किसका होती है, यानी इस फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो एक्स वाई कितना हुआ, 5:7। तो इस तरह से हमें सवालों को डील करना है इन नोट की हेल्प से। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। चलिए अब अपने जो है परसेंटेज के क्वेश्चन भी आते हैं क्षेत्रफल में, यानी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे जो है परसेंटेज काम में आता है, तो उसके सवाल कैसे बनते हैं वो भी देखो। नोट नंबर 5, यदि किसी वर्ग की भुजा में p% की वृद्धि या कमी, p% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो उसके विकर्ण तथा परिमाप में भी p% की वृद्धि या कमी होगी। तो जो परिवर्तन भुजा में है वही विकर्ण परिमाप में होगा। अगर भुजा तुम p% बढ़ा रहे हो तो परिमाप विकर्ण भी क्या होगा, p% बढ़ेगा। परंतु क्षेत्रफल में परिवर्तन दैट इज 2p ± p²/100%, बट क्षेत्रफल में जो चेंज होगा वो होगा 2p ± p²/100। तो यहाँ पे प्लस कब लेना है, जब p वृद्धि का परसेंटेज है, माइनस कब लेना है, जब p कमी का परसेंटेज है। अब ये जो ट्रिक है ये वही ट्रिक है जो हमने आयत के अंदर पढ़ी थी। आयत के अंदर मैंने आपको बताया था a + b ab/100। तो यहाँ पे दो चर राशि ली हमने अलग अलग a और b, क्यों, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग होती है, लेकिन जब बात होती है ना वर्ग की तो उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होती है, समान ही होती है। तो अगर मैं लंबाई चौड़ाई दोनों को p मान लेता हूँ तो आपकी वो ऊपर वाली ट्रिक निकल के आ जाती है, p + p कितना 2p, और p × p p²/100। तो ये उसी का एक टाइप है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें समान होती है इसलिए हमने ये ट्रिक काम में ले ली, 2p ± p²/100। अच्छा, नोट नंबर 3 से लेके जो अपन ने 5 तक सीखे वो सारे नोट और किन किन में अप्लाई होते हैं वो भी ध्यान रखना आपको। ये कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है ये वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज तथा गोले में भी लागू होते हैं। अब जब आप ये सब आकृतियों के क्षेत्रफल पढ़ोगे तब आप ये सारे नोट हैं उनको रिपीट करते हुए चलोगे। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी एक ही संख्या है जो 2 बार आ रही है, स्क्वायर का मतलब
वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक फिक्स संख्या है 22/7, लेकिन समान संख्या आर है जो कितनी बार आ रही है, 2 बार। फिर मैंने लिया समबाहु त्रिभुज, तो सर इसका सूत्र होता है आपका √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 तो एक फिक्स संख्या हुई, लेकिन एक ही संख्या है भुजा जो कि कितनी बार है, 2 बार। और सिमिलर आपके गोले का सूत्र होता है 4πr²। तो यहाँ 4π भी एक फिक्स संख्या है, लेकिन समान संख्या है r, जिसका क्या हो रहा है, वर्ग। तो इन सब के अंदर एक ही सिमिलरिटी है कि समान संख्या कितनी बार है, 2 बार। इसलिए इन सब के अंदर वही कंसेप्ट जो है अप्लाई होता है। लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाती है। आप वृत्त की बात करोगे तब आप कहोगे कि किसी वृत्त की त्रिज्या में p% की वृद्धि कर दें, तो बताओ कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तब भी ये ट्रिक काम आएगी। ठीक है, अगर दो वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात xy का है तो उनकी परिधि में अनुपात भी xy का होगा, क्षेत्रफल में अनुपात x² अनुपात y² होगा। तो इन चारों आकृतियों के अंदर एक जैसे ही कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। तो ये ट्रिक भी जो है आपकी इन चारों में अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो जब जब जो आकृति लेंगे तब तब हम उसको उस तरीके से पढ़ते जाएंगे। क्लियर बात है। अब एक टाइप और आते हैं सवालों के जहाँ हम रास्ते के क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप मैंने आयत के अंदर आपको बताया कि आयत के चारों तरफ रास्ता बनता है, बीच में समानांतर जो है समकोण पे काटती हुई सड़कें बनती है। वो सारे सवाल वर्ग में भी आते हैं। और तभी मैंने आपको ये कहा था कि जो आयत की ट्रिक हमने सीखी वही हम कहाँ अप्लाई करेंगे, वर्ग में। क्योंकि इसकी भी ट्रिक है, अलग से है, लेकिन हम आयत की ट्रिक से ही यहाँ काम ले लेंगे, क्योंकि ट्रिकें इतनी सारी हम याद नहीं कर पाते हैं। तो जो ट्रिक हमने आयत में सीखी वही हम कहाँ अप्लाई करेंगे, वर्ग में। तो जब हम रास्ते के क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा कि वो क्या कंसेप्ट है, किस तरह से हम उन सवालों को डील करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सारी थ्योरी, सारे सूत्र, सारे कंसेप्ट बता दिए वर्ग के, क्षेत्रफल के। कोई कंसेप्ट नहीं है जो छूटा रह गया, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये थ्योरी बताने का मकसद था कि आप इनके एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लें, सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले, आपको सारी चीज़ें पता हो, तो अब आप सवाल कर सकते हो। सवालों में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब अपनी आगे की क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि इनके ऊपर आधारित कैसे कैसे सवाल वर्ग की जो है हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।